हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा ही आपको पता है कि हम अपने ग्रुप के स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत भारत के प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने वैदिक सभ्यता स्टार्ट की थी। वैदिक सभ्यता में हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के निवास स्थान को देखेंगे। उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था, उत्तर वैदिक कालीन आर्य कहाँ तक फैल गए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर को चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज हम उत्तर वैदिक काल को की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल को हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल पढ़ा था, तो मैंने आपको उनसे संबंधित एक कॉमन इंट्रो लिखाया था। उस कॉमन इंट्रो का उपयोग हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक कालीन धर्म, तो उसमें उस कॉमन इंट्रो का यूज करना था मैं। तो इसी प्रकार मैं आपको उत्तर वैदिक काल में भी एक कॉमन इंट्रो लिखाऊंगा। तो देखिए मैंने इस कॉमन इंट्रो को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 1000 बीसी से 600 बीसी तक के काल को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। अब वैदिक सभ्यता जो है उसके अंतर्गत 1000 बीसी से 600 बीसी तक का जो काल है उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि से मिलती है। अब जो उत्तर वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें सामवेद से मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है, और ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ आते हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, उन सबसे हमें जानकारी क्या की प्राप्त होती है? उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आप चाहें तो इस इंट्रो को चेंज कर सकते हैं, आप दूसरे प्रकार का इंट्रो भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वैदिक सभ्यता का एक कॉमन इंट्रो लिखाया था कि वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना, जो बताया था मैंने आपको सिंधु तथा उसके आसपास की नदियों के आसपास फैली हुई थी, सप्त सैंधव क्षेत्र में फैली हुई थी, अफगानिस्तान तथा सप्त सैंधव क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो आप इस प्रकार यहाँ पर वैदिक सभ्यता हटा के आप लिख सकते हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी, उसका काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो आप इस प्रकार से भी इंट्रो को लिख सकते हैं। मुझे ये इंट्रो सही लगा तो मैंने ये इंट्रो आपके लिए लिखा है। फिर हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का निवास स्थान क्या था। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका निवास स्थान क्या था? तो जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक आर्यों के निवास स्थान को हमने देखा था, हमने बाकायदा अच्छे तरीके से उनको लिखा था। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पूरी तरीके से कवर किया है। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे उनका जो निवास स्थान था वो सप्त सैंधव क्षेत्र था, अफगानिस्तान का क्षेत्र था। अफगानिस्तान की जो कुछ नदियाँ थीं उन नदियों को मैंने लिखाया था, बताया था कि यहाँ यहाँ पर ये इन नदियों के किनारे वो लोग फैले हुए थे या वहाँ पर बसे हुए थे। फिर मैंने सप्त सैंधव क्षेत्र बताया था। अब सप्त सैंधव क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाता है, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। तो मैंने वो आपको बताया था, तो वहाँ फैले होते। अब हम देखते हैं कि भाई ऋग्वैदिक काल में आर्य कहाँ कहाँ चलेगा, ऋग्वैदिक काल में आर्य कहाँ। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बनाई है, निवास स्थान, ठीक है ना, मैंने एक हेडिंग बनाई है कि निवास स्थान। तो हमें ये देखना है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य कहाँ कहाँ फैल गए, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने आपको एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश की। ये आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है, ठीक है ना, और ये क्या कहते हैं, यहाँ पर ये गंडक नदी है, मैंने ये गंडक नदी लिखा है, यहाँ पर ये गंडक नदी है, ठीक है ना। ये हिमालय का क्षेत्र है, ये एरो यहाँ पर लगा, ये विंध्यन क्षेत्र है। और ये जो एरो हैं, ये जो एरो ये इस तरीके से बने हुए हैं, ये एरो बने हुए हैं, ये एरो आपको बता रहे हैं कि पूर्व की ओर जा रहे हैं। ये एरो मतलब पूर्व की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, और ये जो आसपास ये नदियाँ निकली है ना, ऐसी ये नदियाँ गई हैं जैसी नदियाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नदियाँ बनी हुई हैं। तो ये जो सप्त सैंधव क्षेत्र है, सिंधु उसकी सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पर कहीं पर ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र, यहाँ पर भी क्या कहते हैं, आर्यों, ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान था। अब जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में ये आर्य क्या करते हैं, सिंधु नदी से, ये सिंधु नदी आपको मैं बता चुका हूँ, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी से ये पूर्व की ओर विस्तारित होती है, पूर्व की ओर जाने लगते हैं, ठीक है ना।
तो ये पूर्व की ओर जाते हैं। और एक ग्रंथ है, ठीक है ना, शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि गंडक नदी तक ये लोग फैल चुके थे। उत्तर वैदिक काल में लोग गंडक नदी तक फैल चुके थे, और गंगा यमुना के दोआब तक, जो गंगा यमुना नदी है वहाँ तक फैल चुके थे, ठीक है ना। ये विंध्य है, और ये हिमालय तक, ये विंध्य से हिमालय तक भी ये फैल चुके थे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो अब उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे, आर्यों के निवास स्थान को, ठीक है ना, तो इस प्रकार से बताया गया है, ठीक है ना। अब उत्तर वैदिक कालीन जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ठीक है, या फिर ये यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, इन सब में क्षेत्रों की चर्चा है, ठीक है ना, कि जिन क्षेत्रों में क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक कालीन आर्य फैल चुके थे। तो पहला मैंने क्षेत्र लिखा है, आप देख सकते हैं, ब्रह्मवर्त क्षेत्र, ये लिखा है ब्रह्मवर्त क्षेत्र। तो ये कुरु जो था, प्राचीन काल में कुरु था, महाजनपद काल में कुरु को देखेंगे आप, कुरु जो महाजनपद है, तो कुरु के क्षेत्र के आसपास ये फैले थे प्राचीन काल में, ठीक है ना, ब्रह्मवर्त क्षेत्र में। फिर हम देखते हैं दूसरा क्षेत्र मैंने लिखा है ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। तो ब्रह्म ऋषि क्षेत्र जो है ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, गंगा यमुना के नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वो था ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। फिर तीसरा आता है आर्यावर्त क्षेत्र। तो समस्त उत्तर भारत, समझ रहे ना, समस्त उत्तर भारत जो है वो आर्यावर्त क्षेत्र कहलाता है। तो समस्त उत्तर भारत में ये लोग फैले गए थे। फिर मध्य देश की बात आती है, मध्य देश, तो विंध्य श्रेणी, जो विंध्य पर्वत आपने देखा होगा, एमपी में विंध्य पर्वत है, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी के ऊपर साइड विंध्य पर्वत है, जो कहते हैं मालवा से लेकर रीवा पन्ना के पठार तक फैला हुआ। तो विंध्य पर्वत से लेकर हिमालय पर्वत तक ये लोग फैले हुए थे मध्य देश के अंतर्गत। तो विंध्य से हिमालय के हिस्से में को मध्य देश कहा गया। मध्य देश कैसे कहा गया? विंध्य से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को। आर्यावर्त क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा गया है? उत्तर भारत का जो पूरा क्षेत्र, समस्त उत्तर भारत है, ठीक है ना, उसको कहा गया है। तो इस क्षेत्र में ये लोग फैल चुके थे, ठीक है। और इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? जो जितने भी ग्रंथ हैं उत्तर वैदिक काल उनसे प्राप्त होती है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैले थे। लेकिन जो ये हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्य हैं, वो पूर्व की ओर विस्तारित होते हैं, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में जाते हैं, कुरु के आसपास फैल जाते हैं, विंध्य से लेकर हिमालय तक फैल जाते हैं, संपूर्ण उत्तर भारत में फैल जाते हैं, ठीक है। फिर अगली हेडिंग जो हमारी है वो हम उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक कालीन समाज, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज जो है, ठीक है ना, अब यदि उत्तर वैदिक काल से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन आता है 5 मार्कर में कि उत्तर वैदिक कालीन समाज को समझाइए, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको बता देना है उत्तर वैदिक काल में। जैसे मैं ये लिखा है वर्ण व्यवस्था आप लिख सकते हैं, समतामूलक समाज आप लिख सकते हैं, प्रतिसत्तात्मक समाज आप लिख सकते हैं, स्त्रियों की स्थिति आप बता सकते हैं, आश्रम व्यवस्था को आप बता सकते हैं, आश्रम और गोत्र व्यवस्था, ठीक है ना, दास प्रथा, खान पान, वेशभूषा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। जैसे आप 5 मार्कर लिखेंगे तो आप लिखेंगे जैसे उत्तर वैदिक कालीन समाज, ठीक है ना। तो इसमें आप वर्ण व्यवस्था लिखेंगे तो वर्ण व्यवस्था के आगे आप डैश लगा लिख सकते हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था इस काल में जाति आधारित हो गई थी। तो इस प्रकार से आप 5 मार्कर को करेंगे। और जब यह क्वेश्चन जो उत्तर वैदिक कालीन समाज का जो क्वेश्चन है यदि वो 11 मार्कर में आता है, तो 11 मार्कर में आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 11 मार्कर में करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको एक कॉमन इंट्रो लिखना पड़ेगा। आप कॉमन इंट्रो लिखेंगे, मैंने ऊपर आपको उत्तर वैदिक कालीन समाज का कॉमन इंट्रो बता दिया है। फिर आपको इस प्रकार का चार्ट बताना है जिसमें आपको ये वर्ण व्यवस्था, समतामूलक समाज, प्रतिसत्तात्मक समाज, स्त्रियों की स्थिति, आश्रम व्यवस्था व गोत्र व्यवस्था, दास प्रथा, खान पान, वेशभूषा, इन सबको आपको इसमें समझा देना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर जो आपने जो ये चीज़ लिखी हुई है जो चार्ट में, इन सबको आपको क्या करना है डिस्क्रिप्टेड वे में समझा देना है, ठीक है ना, 1 से 1.5 पेज में। लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिख देना है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में का आपको कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अब देखिए उत्तर वैदिक काल जो होता है वो आर्यों के जीवन का संक्रमण काल था, ठीक है ना। इस समय ऋग्वैदिक आर्यों ने कबीलाई जीवन का परित्याग कर दिया था, ठीक है ना, और स्थायी जीवन में प्रवेश किया था। पहले जो उत्तर वैदिक काल थे, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो कबीलाई थे, ठीक है ना, वो घुमंतु थे, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर ये उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो कबीले थे वो स्थायी कबीले हो जाते हैं, साथ ही कबीलों के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। जो कबीले हम देखते हैं कि छोटे छोटे कबीले थे वो बड़े बड़े कबीलों में तब्दील हो जाते हैं, बड़े साम्राज्य बनने लगते हैं।
जैसे पुरु व भरत उस समय के कबीले हैं ऋग्वैदिक काल के, ठीक है ना। तो ये सब पुरु व भरत मिलकर कुरु बना लेते हैं, ठीक है ना। और तुर्वश और ग्रीवी भी क्या कहते हैं उस समय के क्या कहते हैं कबीले हैं, वो मिलकर पांचाल बना लेते हैं। अब आपने ये पांचाल और कुरु सुने होंगे, यही जो कबीले हैं जो उत्तर वैदिक काल से शुरू होते हैं, और जब ये महाजनपद काल आता है 600 ईसा पूर्व के बाद में, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व से जो महाजनपद काल शुरू होता है, तो उसी काल में ये जो कबीले होते हैं जो उत्तर वैदिक कालीन, ठीक है ना, ये बढ़कर क्या हो जाते हैं, ये महाजनपदों का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज। तो फिर हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं वर्ण व्यवस्था। तो अब जो वर्ण व्यवस्था थी कि समाज 4 वर्णों में व्यवस्थित था, ठीक है ना। समाज क्या था, 4 वर्णों में व्यवस्थित था। 4 वर्ण थे समाज में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण थे। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, ये कर्म आधारित थी कि भाई कर्म के अनुसार एक ही परिवार के 4 सदस्य अलग अलग काम करते हैं। लेकिन ये जाति आधारित हो गई, यानी जन्म आधारित हो गई है जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में। तो सबसे मेजर चेंजेस था कि भाई जाति व्यवस्था बन गई, वर्ण व्यवस्था जो है वो जातिगत हो गई कि भाई आप जैसे कोई इंसान है, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर हम देखते हैं दूसरी हेडिंग है समतामूलक समाज। अब समतामूलक समाज ये है कि समाज में छुआछूत व भेदभाव का अभाव था प्रायः, ठीक है ना। और कर्म के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अस्तित्व था, कर्म के आधार पर उसका अस्तित्व था, छुआछूत नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन कर्म के आधार पर, ठीक है ना, भेदभाव था। अब हालांकि ऊपर जो 3 वर्ण थे, जो 3 वर्ण माने गए हैं ऊपर के, ठीक है ना, तो इनको द्विज वर्ण बोला गया, इनको बोला गया, क्या बोला गया, द्विज वर्ण बोला गया। और केवल उनको उपनयन संस्कार, जो एक हिंदुओं में एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जिसको बोलते हैं जनेऊ धारण करना, एक जनेऊ पहनते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो केवल जो ऊपर के 3 वर्ण थे उन्हीं को धारण करने का अधिकार था, ठीक है ना। जो नीचे इसके नीचे वाले जो वर्ण था, शूद्र वर्ण था, उसको ये सब करने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं प्रतिसत्तात्मक समाज। जो समाज जो था वो प्रतिसत्तात्मक था, ठीक है ना, प्रतिसत्तात्मक समाज था, पुरुषों की चलती थी, ठीक है ना, पारिवारिक निर्णयों में नियंत्रण था उनका। फिर हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। तो जो स्त्रियों की स्थिति है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है ना। सभा और समिति हमने पढ़ी थी राजनीति में, ऋग्वैदिक कालीन राजनीति में, हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीति में पढ़ेंगे। तो सभा और समितियों में पहले स्त्रियां प्रवेश कर सकती थी, लेकिन बाद में स्त्रियों को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं मिली उत्तर वैदिक काल में, उनकी स्थिति दयनीय हो गई, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, उनको जो वेदों का पाठ करने की भी इजाज़त नहीं थी स्त्रियों को। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में गिरावट आती। फिर हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था व गोत्र व्यवस्था। तो एक नए प्रकार देखते हैं हम कि एक नए प्रकार की चीज़ चलने लगी उत्तर वैदिक काल में, एक नई चीज़ आ गई, वो है आश्रम व्यवस्था व गोत्र व्यवस्था। तो जो मानव जीवन था उत्तर वैदिक काल में, जो मानव जीवन था उसको 100 वर्ष मान लिया गया और उसको 3 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है ना। अब वो 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो ठीक है ना, जब तक बचपन से लेकर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तो ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था व्यक्ति का कि भाई उसको उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता था गृहस्थ आश्रम, ठीक है ना। तो गृहस्थ आश्रम में वह उसकी शादी हो जाती थी तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। फिर आता था वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या करता था, वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाता था, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं फिर एक तीसरा आश्रम विकसित आगे चलकर, एक बुद्ध काल जब आता है आगे चलकर बुद्ध काल, तो बुद्ध काल में एक तीसरा आश्रम आता है जिसको बोलते हैं संन्यास आश्रम। कि भाई अब जो अंतिम दिन है आपके आप 70 के पार हो चुके हो, तब आपको संन्यास का आश्रम हो गया, तो आप संन्यास आश्रम में आते हैं, ठीक है ना। हम लोग दास प्रथा देखते हैं कि दास प्रथा भी मौजूद थी, दासों की स्थिति दयनीय थी। ऋग्वैदिक काल में भी दास प्रथा थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में दासों की स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। वेशभूषा हमने देख लिया था, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग, ठीक है ना। खान पान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खान पान का वो यूज करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, वैदिक, तो ये हमारा उत्तर वैदिक कालीन समाज हो गया। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज को आपको इतनी सारी हेडिंगों के अंतर्गत पढ़ना है। आपको यदि 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हीं हेडिंगों को लिख देना जो कि जो पेज में मैंने लिखी हुई हैं। और यदि आपको 11 मार्कर जो क्वेश्चन आता है तो 11 मार्कर के क्वेश्चन को आपको इंट्रो लिखना है, फिर इन हेडिंगों को चार्ट में बताना है, फिर इन हेडिंगों को डिस्क्रिप्टेड कर देना है। आपको ये सारी डिस्क्रिप्टेड हेडिंग है जो हमारी कोचिंग के नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और आजकल हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी चालू की हुई है, ठीक ना, बहुत ही कम प्राइस पर आपको टेस्ट सीरीज चालू की है। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको
हमारी टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर डले हुए हैं, जिसमें हम लोग MPPSC मेंस 2020 के संपूर्ण विषयों को यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं। यूनिट वाइज आपको टेस्ट दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज में, तो आप उन टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैं आपको क्या है कि मुझे ये पूरा प्राचीन इतिहास कवर करना है, तो इस प्राचीन इतिहास को कवर मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। इसको लॉन्ग आपको हमारी कोचिंग के नोट्स में भी मिल सकता है, और मैंने आपको ये हेडिंग बता दी है, आप हमारे कोचिंग के नोट्स परचेज कर सकते हैं। और मैंने आपको ये हेडिंग बता दी, आपके पास आप जो भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप जिस भी नोट्स से पढ़ रहे हो, आपके पास जो भी नोट्स हो, आप उन नोट्स से भी इन हेडिंगों को देख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम लोगों के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डाले जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में उनके सैंपल डाले जाएंगे, तो उन सैंपल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नोट्स की क्वालिटी क्या होगी। और आप मेरे पिछले पिछले जो लेक्चर हैं, आप जो हिस्ट्री के पिछले लेक्चर आप उनमें देख सकते हैं कि मैंने उनमें नोट्स को थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि नोट्स अपडेटेड नहीं है, अभी अपडेट हो रहे हैं, तो मैंने नोट्स को थोड़ा थोड़ा उनमें दिया हुआ है, तो आप उन पिछले लेक्चरों में जाकर हमारे नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही हम लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की हुई है, ठीक है, तो आप मेंस की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज उस पर ऑफर भी चल रहा है कि आज यदि आप लोग उसको करते हैं तो आपको 1200 रुपये ही लगेंगे केवल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, और यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे मॉडल आंसर को भी देख सकते हैं टेस्ट सीरीज के, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, और अगले लेक्चर में आपको मैं ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, इन सब की जानकारी आपको प्रदान करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।